IAM AWS की कुछ सबसे मशहूर सर्विसेज में एक है, बट क्या आप जानते हैं कि IAM सिर्फ नॉर्थ वर्जीनिया में ही डिप्लॉयड है। मतलब सारी दुनिया को अगर AWS IAM से कोई भी काम है तो उनको अपनी सारी की सारी रिक्वेस्ट को डायरेक्ट करना पड़ता है नॉर्थ वर्जीनिया पर। बट आप सोचो कि यार ये सर्विस इतनी क्रिटिकल है AWS सर्विस, AWS सिस्टम में इसका डिप्लॉयमेंट सिर्फ क्यों किया गया है नॉर्थ वर्जीनिया में? इसका रीज़न है कि IAM बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव सर्विस है, क्योंकि इसके पास सारे के सारे यूज़र क्रेडेंशियल्स, सारे के सारे ऑथराइजेशन रूल सब के सब IAM के अंदर है। AWS नहीं चाहता कि किसी भी तरह से ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, और अगर हम इसको और जगह डिप्लॉय करेंगे तो चांसेस हैं कि ये सर्विस कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, या फिर हो सकता है कि इसको लेकर के ऑपरेशन ओवरहेड हो। बट ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज क्रिएट करता है AWS के लिए, वो है ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन का। क्योंकि अगर हमारे पास सिर्फ एक ही कॉपी हो IAM का, तो हम कैसे इंश्योर करेंगे रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेशन के बारे में? फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक रिक्वेस्ट आ रहा है EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए मुंबई में, तो मेरे को पहले वर्जीनिया जाना पड़ेगा AWS से पूछने कि भाई यार ये जो रिक्वेस्ट है ये लेजिट रिक्वेस्ट है या नहीं। इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए और IAM सर्विस पर लोड को कम करने के लिए और IAM सर्विस को सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से बचाने के लिए AWS ने एक नई सर्विस का इजाद किया जिसको हम कहते हैं ऑथ रन टाइम सर्विस या फिर आर्स। आर्स क्या करता है? AWS के पास जब भी कोई भी IAM रोल में कोई भी चेंज होता है, लेट्स से अगर आप नए क्रेडेंशियल्स बनाते हैं खुद के लिए, नया यूज़र ID पासवर्ड या एक्सेस की सीक्रेट की बनाते हैं, या फिर आप अपनी किसी भी एक्सेस पॉलिसी में चेंज करते हैं, तो वो सारे के सारे चेंजेस कहाँ पर रिप्लिकेट हो जाते हैं? आर्स के अंदर। सो फॉर एग्जांपल, यदि आप अपने लिए कोई IAM का क्रेडेंशियल बना रहे हैं, तो वो क्रेडेंशियल पहले कौन बनाएगा? IAM, और उसके बाद वो प्रोपोगेट कर देगा वो आर्स में। ओके, सो अब हम देखेंगे कि अगर हम इन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो उसका फ्लो किस तरह से होगा। मान लेते हैं कि अगर आप EC2 इंस्टेंस को एक क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप EC2 सर्विस को कॉल करेंगे कि आप प्लीज़ मेरे लिए एक EC2 इंस्टेंस को डिस्पैच कर दीजिए। ये रिक्वेस्ट जाएगी हमारी EC2 सर्विस के पास। अब EC2 सर्विस हमारी आर्स से पूछेगी कि यार ये बताओ, ये जो रिक्वेस्ट देवांश ने भेजी है, क्या ये एक लेजिट रिक्वेस्ट है या नहीं। वो लेजिटिमेसी कैसे टेस्ट करेगी? उसके मैक कोड को कैलकुलेट करके। अगर आप नहीं जानते हैं मैक क्या होता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो सीरीज़ की पुरानी वीडियोस को देखें, ताकि आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिल सके कि HMAC या फिर मैक क्या होता है। सो यहाँ पर आर्स हमारे रिक्वेस्ट को वेरीफाई करके हमारे EC2 इंस्टेंस को बता देगी, और EC2 इंस्टेंस आपका ये जो क्रेडेंशियल है वो क्रिएट कर देगी। बट जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारी जितनी भी सारी रिक्वेस्ट हैं वो पहले EC2 पर आ रही है, EC2 के बाद फिर वो आर्स पे जा रही है। ठीक है, तो IAM ने एक सर्विस क्रिएट कर दी, AWS ने एक सर्विस क्रिएट की आर्स IAM के लोड को ऑफलोड करने के लिए, ताकि ज़्यादा IAM पर फालतू की रिक्वेस्ट ना आए। मतलब ये जो ऑथेंटिकेशन वाले रिक्वेस्ट है वो नहीं चाहता कि IAM पर आए, इसको ऑफलोड करने के लिए उसने आर्स बना दी। बट अब आर्स के पास बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास सिर्फ EC2 ही सर्विस है पूरे AWS में। हमारे पास EBS भी है, हमारे पास RDS भी है, हमारे पास S3 भी है। सो उन सब का लोड हमारे बेचारे आर्स पर ही आ रहा है। तो अब आर्स हमारा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन चुका है, जो पहले IAM था। सो इस समस्या से लड़ने के लिए AWS ने क्या किया? उसने हर सर्विस पर एक कैशे, लोकल कैशे मेंटेन करना शुरू किया यूज़र की सीक्रेट की का। ओके, क्योंकि हम जानते हैं कि मैक को कैलकुलेट करने के लिए, किसी भी रिक्वेस्ट में जो हमारा मैक कोड आ रहा है उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए हमारे पास यूज़र का सीक्रेट की होना चाहिए। तो IAM सर्विस ने जो यूज़र की सीक्रेट की थी वो किसको भेजी? आर्स ने। और आर्स ने क्या किया कि जब भी किसी यूज़र के लिए रिक्वेस्ट आया, उसने उस रिक्वेस्ट को तो वेरीफाई किया ही किया, साथ में उस यूज़र के लिए उसका सीक्रेट की भी EC2 को दे दिया, और EC2 ने उस सीक्रेट की को कैशे कर लिया अपने मेमोरी में 36 आवर्स के लिए। ठीक है, मान लेते हैं कि मेरे ब्याह पर कोई रिक्वेस्ट आई, तो आर्स ने मेरा जो सीक्रेट की था वो EC2 इंस्टेंस को भेज दिया, ताकि नेक्स्ट जितने भी रिक्वेस्ट मेरे लिए आए वो EC2 ही अपने लेवल पर ऑथेंटिकेट कर ले। और इस कैशे का वैलिडिटी क्या रखा गया? 36 आवर्स, ताकि ऐसा ना हो कि ये कीज़ हमेशा के लिए ही हमारे
सर्विसेज के अंदर स्टोर है। तो इस तरह से आर्स ने अपने लोड को ऑफलोड किया एक सर्विस लेवल कैशे को मेंटेन करके। बट जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी सीक्रेट कीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, और अब हमारी हर सर्विस के पास मेरी सीक्रेट की एक कॉपी है, जो कि बहुत ही ख़राब बात है। हमारी परेशानी यहाँ पर ये है कि हम सेम की को इस्तेमाल कर रहे हैं EC2 के लिए भी, EBS के लिए भी, S3 के लिए भी, RDS के लिए भी हम सेम की इस्तेमाल कर रहे हैं, AP साउथ 1 में भी, नॉर्थ वर्जीनिया में भी, और US वेस्ट 2 में भी। सारे के सारे रीजन्स में सारी की सारी सर्विसेज में एक ही की यूज़ हो रही है, जो कि उस की को बहुत ज़्यादा वनरेबल बना देती है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉन्टेक्चुअल कीज़ बनाएंगे, मतलब एक ऐसी की जो कि सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट में वैलिड है, मतलब एक ऐसी की जो इस रीजन में ही वैलिड है, एक ऐसी की जो इस सर्विस के लिए ही वैलिड है। ऐसा हम किस तरह से करेंगे, हम करेंगे HMAC की मदद से। अगेन HMAC हमारा सुख दुख का साथी बन जाता है। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे डेली की, हमारी जो रूट की है उसके अंदर हम आज का दिन अपेंड करेंगे और हमें मिलेगी डेली की में अपेंड करेंगे रीजन, तो हमें मिलेगी रीजन की में हम अपेंड करेंगे सर्विस, तो सर्विस की हमें मिलेगी। और कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से उन्हें एक नेक्स्ट लेवल की भी जनरेट करनी पड़ी, जिसको उन्होंने नाम दिया साइनिंग की, जो असल में यूज़ होगी रिक्वेस्ट को साइन करने के लिए। और जिस स्ट्रिंग का या कहें कि जिस की का उन्होंने इस्तेमाल किया वो थी AWS S4_request। ओके, इसके बारे में AWS के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में भी पढ़ सकते हैं। और ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, ऐसा नहीं है कि यूज़र को इसके लिए कुछ दिमाग लगाना पड़ रहा है। जब भी आप एक रिक्वेस्ट करते हैं तो आपका SDK अपने आप से ही ये डेरिवेशन करता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास आपकी सीक्रेट की है, ओके, और आपको एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है AP साउथ 1 में। ओके, आप AP साउथ 1 में है, आपको EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो आपका जो SDK होगा वो ऑटोमेटिकली रूट की से डेली की क्रिएट करेगा, फिर AP साउथ 1 डाल करके वो रीजन की क्रिएट करेगा, फिर EC2 इंस्टेंस क्योंकि आपकी सर्विस होने वाली है तो EC2 डालेगा, और इस तरह से उसको आपकी साइनिंग की मिल जाएगी। अब इस साइनिंग की का वो इस्तेमाल करेगा HMAC कैलकुलेट करने के लिए। अब क्योंकि जब ये रिक्वेस्ट आपके पास जाएगी तो आपका जो EC2 है उसको दोबारा से अपने कैशे में चेक करेगा। बाई चांस अगर उसको कैशे में नहीं मिलती तो आर्स के पास जाएगा। अब आर्स क्या करेगा, आर्स उस रिक्वेस्ट को वेरीफाई करेगा। ओके, और आपको अगर याद हो तो पहले स्टेप में पहले क्या करता था, आर्स की जो हमारी रूट की थी वही EC2 को कैशे करने के लिए दे देता था कि यार देवांश की एक ही है, अगली बार ये वाली रिक्वेस्ट आए तो आप उसी का इस्तेमाल करना। बट अब आर्स क्या करेगा, रूट की ना दे करके उसे साइनिंग की देगा, साइनिंग की जो AP साउथ 1 के लिए वैलिड है, जो उस दिन के लिए वैलिड है, और जो EC2 के लिए वैलिड है, ताकि अगर EC2 से ये की कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाए तो इससे हम ज़्यादा नुकसान ना कर पाए कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट हो गया वो हमने कहाँ से कहाँ तक कर दिया, हमने रूट की से हमने कॉन्टेक्स्ट को छोटा करते करते EC2 के लेवल पर लेकर आ गए, वो भी सिर्फ उसी दिन के लिए और उसी रीजन के लिए। सो ये खूबसूरती थी इस पूरे सोल्यूशन की। सो ये जो की स्कीम थी इसका नाम AWS ने रखा AWS SigV4। आप इसके बारे में इंटरनेट पे और पढ़ सकते हैं अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं। इस स्कीम की सबसे अच्छी बात क्या है कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि आप हमेशा सिर्फ HMAC कोड्स को ही कैलकुलेट कर रहे हैं, और HMAC क्योंकि इंटरनली क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन का इस्तेमाल करता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। एक और हम एक यूज़ केस देखते हैं। तो जब भी हमारे पास कोई नए क्रेडेंशियल्स आते हैं हम जानते हैं कि वो नॉर्थ वर्जीनिया में क्रिएट होते हैं, नॉर्थ वर्जीनिया के आर्स में रेप्लिकेट भी हो जाते हैं। बट फॉर एग्जांपल अगर हमें AP साउथ 1 में उस यूज़र के लिए कोई रिक्वेस्ट आता है, मान लेते हैं कि ये हमने नए नए क्रेडेंशियल्स अभी इस्तेमाल किए हैं हमारे IAM के थ्रू, तो जो मैं पहली रिक्वेस्ट करूँगा उस क्रेडेंशियल की मदद से वो कहाँ पर जाएगी, AP साउथ 1 में। ओके, अब AP साउथ 1 का जो EC2 है वो अपने आर्स से कहेगा कि भाई इस रिक्वेस्ट को आप वैलिडेट कर दीजिए। अब इस आर्स को क्या होगा ना, इस आर्स को की तो मिलेगी नहीं, क्योंकि की तो अभी सिर्फ US ईस्ट 1 में क्रिएट हुई है। तो ये आर्स क्या करेगा, ये आर्स नॉर्थ वर्जीनिया वाले आर्स से कहेगा कि भाई आप मुझे प्लीज़ इस देवांश नाम के यूज़र की दे दीजिए।
अब क्योंकि हमारे पास कॉन्टेक्सचुअल कीज़ हैं, तो जो हमारा आर्स है जो कि US ईस्ट 1 में है, वो सीक्रेट की ना देकर के रीजन की देगा, मतलब एक ऐसी की जो उसी दिन के लिए वैलिड है और जो उस रीजन के लिए वैलिड है, वो की वो आर्स को दे देगा, ठीक है, जो कि AP साउथ 1 में अवेलेबल है। AP ये आर्स उसे EC2 को दे देगा, बट वो की भी सर्विस लेवल की होगी। तो इस तरह से HMAC हमारी मदद करता है कॉन्टेक्सुअल कीज़ को जनरेट करने में। इस सोल्यूशन का इस्तेमाल करके AWS ने सक्सेसफुली बिलियंस ऑफ API रिक्वेस्ट पर डे को मैनेज किया है। और आप देख सकते हैं कि ये कितना एलिगेंट सोल्यूशन है। यहाँ पर कोई खास कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं। ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत ही भयंकर इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सिर्फ बहुत ही बेसिक क्रिप्टोग्राफिक प्रिमिटिव्स का इस्तेमाल करके इतनी बड़ी प्रॉब्लम को इतने बड़े स्केल पर सॉल्व कर रहे हैं। सो यहाँ पर मैक हमारे बहुत ही काम की चीज़ बन जाती है। बट अब तक हमने बात की है API रिक्वेस्ट को सिक्योर करने की। हमने कभी बात नहीं की कि जो डैशबोर्ड पे हम लॉगिन करते हैं, है ना, जहाँ से सारा काम होता है, जहाँ से सारे क्रेडेंशियल्स बनते हैं, क्या हम उसको भी सिक्योर करें। आजकल जो एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम का हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है 2FA, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जब भी आप अपने बैंक में लॉगिन करते हैं तो बैंक आपसे आपका यूज़र ID पूछता है, आपका पासवर्ड पूछता है, प्लस वो आपके फ़ोन पर एक OTP भेजता है, ठीक है। ये OTP भरने के बाद ही आप बैंक में लॉगिन कर पाते हैं। इस तरह के मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। बट 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए अगर हम SMS का इस्तेमाल करें तो SMS पहली बात तो ये कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, प्लस हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता है नेटवर्क प्रोवाइडर पे। हो सकता है कि उस रीजन में नेटवर्क डाउन हो तो हमारा SMS कभी डिलीवर ही नहीं होगा और हम बैठे रह जाएंगे। ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता है। सो इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व